तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि अमर की मदर ने क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें की और इस पूरे केस से क्या ऐसे टेक अवे मैसेजेस हैं, क्या ऐसे लेसन्स हैं जो कि हमें समझने को मिलते हैं। किस तरह से फैमिली मेम्बर्स भी पेशेंट के साथ अपने बिहेवियर, अपने कम्युनिकेशन और अपने थॉट्स में चेंज लाएं ताकि पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बन सके, कनेक्शन भी बने और साथ ही पेशेंट को भी अपने बिलीव्स, अपने डिल्यूजन्स को रिजॉल्व करने में मदद मिले। तो यहाँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या स्टेप्स हैं जो कि इस केस में भी हमें देखने में मिलते हैं और साथ ही किसी भी पेशेंट की कॉग्निटिव थेरेपी में ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं। पहला कि डिल्यूजन को डिनाई ना किया जाए, उसे नेगेट ना किया जाए, उसको नकारा ना जाए। वो पेशेंट का एक्सपीरियंस है और मना करने से, नकारने से पेशेंट अपने बिलीफ को चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए ये यूजलेस एक्टिविटी जितनी हो सके उतना छोड़ दिया जाए। सेकंड पॉइंट, पेशेंट को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करे, डिस्क्रिप्टिव मैनर में बात करे। ऐसे बात करे जैसे कि कोई कमेंट्री दे रहा हो या जैसे कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे कि क्रिकेट मैच के अंदर कमेंट्री होती है, उसमें ये नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बस बताया जाता है कि क्या हो रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। और यही चीज़ अमर की मदर ने भी की, जो कि उन्होंने कहा कि भाई तुम जब पार्क में जाओ या मार्केट जाओ तो अपने एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करो, बस मुझे बताते रहो कि क्या हो रहा है। तीसरा पॉइंट कि डिल्यूजनल बिलीफ को इस तरह से जज ना करें कि वो सही है या गलत है, जो कि बहुत आम तौर पर फैमिली मेम्बर्स कर देते हैं कि पेशेंट के डिल्यूजनल बिलीफ को बोलते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा क्यों मानते हो, इस तरह की बेकार बातों में मत मानो। ये बात बहुत साफ है कि डिल्यूजनल बिलीफ फॉल्स है, पर क्योंकि पेशेंट उसे माने बैठा है, इसलिए जितना ज़्यादा उसके बिलीफ को जज किया जाएगा, पेशेंट उतना ज़्यादा इसमें बिलीव करेगा, क्योंकि इस तरह का एफर्ट, जज करने का एफर्ट पेशेंट को किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता, ना ही वो करेगा। आफ्टर ऑल वो डिल्यूजन है। अगर वो अपने इस बिलीफ को रैशनली देख पाता तो फिर डिल्यूजन होता ही क्यों। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। आप एक डिल्यूजनल बिलीफ से डील कर रहे हैं, एक ऐसा बिलीफ जो कि फॉल्स है और सारी दुनिया के ना मानने पर भी पेशेंट उसे होल्ड किए हुए है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन या उसके माइंड में कुछ ऐसी साइकोलॉजी या कुछ ऐसी बायोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से वो डिल्यूजनल चीज़ों में बिलीव किए हुआ है, जो चीज़ सच नहीं है उसमें माने हुआ है। तो इसलिए पेशेंट के डिल्यूजन को समझकर उसके साथ रिएक्ट करें और ऐसे में अपने बिहेवियर और अपने कम्युनिकेशन पर सावधानी बरतें। चौथा पॉइंट, पेशेंट के साथ आर्ग्यू ना करें, डिबेट ना करें कि डिल्यूजन सही है या गलत है। उसको कुछ भी प्रूव करने की कोशिश ना करें कि वो जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। बहुत जिद के साथ पेशेंट को गलत सिद्ध करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिल्यूजन तो फॉल्स ही है। भाई आप तो जानते ही हैं कि वो फॉल्स है, तो पेशेंट को ज़बरदस्ती बहस करके यकीन दिलाने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इन सब प्रयासों का कोई ज़्यादा खास असर नहीं आता और ये आप अपने अनुभव से भी देख चुके हैं। आज तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए बहस करना, आर्ग्यू करना छोड़ दें जितना भी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने बिलीफ या व्यू पॉइंट को पेशेंट पर थोपे ना। ये ना कहें कि भाई तुम ऐसे देखो, ऐसे सोचो, ये क्यों सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अमर की मदर ने की थी। जाने अनजाने में ना तो उन्होंने अमर को जज किया, ना उसके साथ बहस की, ना किसी तरह से उसके डिल्यूजन को नकारा। उसको कहा कि भाई तुम अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो, उसको सच और झूठ के परख करने के लिए मोटिवेट किया। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि पेशेंट को मोटिवेट करो कि अपने ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ढूंढ पाए, और साथ ही लास्ट में कि एविडेंस ढूंढा जाए कि जो डिल्यूजनल बिलीफ है उसके फेवर में क्या सच है और उसके अगेंस्ट क्या सच है। क्योंकि जब तक बिलीफ को चैलेंज नहीं किया जाएगा, पेशेंट जब खुद चैलेंज नहीं करेगा, खुद उसके सच और झूठ की परख नहीं करेगा, तब तक वो अपने उस बिलीफ को शेक नहीं कर पाएगा। तब तक उसका बिलीफ अनशेकेबल रहेगा, मतलब डिल्यूजनल रहेगा। तो पेशेंट के डिल्यूजनल बिलीफ को चेंज होने के लिए उसे पहले अलग अलग एक्सप्लेनेशंस को अप्रोच करना सिखाना पड़ेगा। पहले उसके दिमाग में एक तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी पड़ेगी ताकि वो नए नए पर्सपेक्टिव्स को टटोलना सीखे।
पेशेंट को वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके इंटरनल डिल्यूजनल और जो थॉट वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको किसी ना किसी तरह से सही ठहराना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट को अगर ये डिल्यूजन है, ये बिलीफ है, तो वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से है, इसलिए बहस ना किया जाए। और धीरे धीरे पेशेंट के साथ एक अच्छा एटीट्यूड बना के, एक अच्छा रिलेशन बना के, पेशेंट के साथ कंपैशन रख के, एम्पैथाइज करके धीरे 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 पेशेंट को अलग ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस में मोटिवेट करके उसको अपने बिलीफ की रियलिटी टेस्टिंग कराई जा सकती है, जिसकी मदद से पेशेंट जो है वो अपने डिल्यूजनल बिलीफ को धीरे 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 चेंज करने के लिए मोटिवेट हो जाए या मजबूर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब दोनों पहलुओं को परख लेता है एक बार इंसान, तो उसका दिमाग अपने आप अपने बिलीफ को चेंज करने लगता है। किसी भी व्यक्ति को जब एक कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस दिखा दिया जाता है किसी भी बिलीफ को लेकर, तो धीरे धीरे उसके बिलीफ चेंज अपने आप हो ही जाते हैं। किसी ना किसी तरह से नए तरह का बिलीफ एक इंसान फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो अगर एक पेशेंट की भी, एक पैरानॉइड डिल्यूजनल पेशेंट की भी, अगर हम डिल्यूजन को, उसके बिलीफ को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले दोनों तरह के सबूत सामने रखने ज़रूरी हैं। उन दोनों अलग अलग सबूतों को लेकर पेशेंट को सोचना ज़रूरी है। मतलब दो तरह के सबूत, मतलब फेवर में और अगेंस्ट में। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को वैलिड सोचना ज़रूरी है, उनको पॉसिबल मानना ज़रूरी है। और धीरे 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 जब बार बार अपने बिलीफ पर चोट की जाएगी, अपने उस डिल्यूजनल बिलीफ को तोड़ने के प्रयास करेगा पेशेंट, तो वो ऑल्टरनेटिव रियलिटी या ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की मदद से अपने बिलीफ को चेंज कर पाएगा। यही अमर की मदर ने भी जैसे तैसे अचीव किया, और यही मोस्टली कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से, या जो भी साइकोथेरेपी के जो तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनकी मदद से अचीव किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट के बिलीफ को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका थेरेपी में किया जाता है। अमर की मदर ने बड़े अनस्ट्रक्चर्ड वे में, ट्रायल एंड एरर में, जो उनको समझ आया उन्होंने वैसा कर दिया। पर तुक्के से ही सही, जैसे भी सही, उनकी अप्रोच काम कर गई। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो कर ली, और धीरे धीरे अमर का जो बिलीफ है, डिल्यूजन है, वो चेंज हो गया, और वो काफ़ी बेटर, काफ़ी कंफर्टेबल हो गया अपनी लाइफ में। डे टू डे लाइफ में वो अब दूसरों पर बहुत ज़्यादा डाउट, दूसरों पर बहुत ज़्यादा शक नहीं करता था। तो ये था पूरा केस अमर का और उसकी मदर का, और कैसे उसकी मदर ने अनजाने में ही सही पर कॉग्निटिव थेरेपी करके, और एक्चुअल में कॉग्निटिव थेरेपी कुछ इसी तरह से की जाती है, बस ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड तरीका था, तुक्के मार के जैसे तैसे करके काम कर गई। थेरेपी में बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से यही काम किया जाता है, जिसमें कुछ डिल्यूजन्स को, जो भी पेशेंट के अपने बिलीव्स हैं, किस तरह से सोचता है, क्या सोचता है, उसको एड्रेस किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी में यही किया जाता है, और इसी का यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा। अब स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे होता है, क्या होता है, आगे की किसी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप जुलाई 2023 के काफी बाद ये वीडियोस देख रहे हैं, तो शायद मैंने ये वीडियोस बना दी होंगी। पर कॉग्निटिव थेरेपी में इसी तरह से बिलीफ्स को चेंज करने के लिए एक पेशेंट को एंकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। पेशेंट को क्वेश्चन नहीं किया जाता, अरे ये क्या सोच रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो सब वहम की बातें हैं, क्या होता है बताओ, कौन लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, लोगों को और भी तो चार काम है, तुम्हारे बारे में बात करेंगे क्या वो, ये सब नहीं किया जाता। पेशेंट को सोचने के लिए एंकरेज किया जाता है, और साथ ही पेशेंट को नए नए कारण ढूंढने पर फोकस दिलाया जाता है कि इस धारणा से, इस बिलीफ से जो तुम चल रहे हो, इसके अलावा कोई और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। काफी इलेबोरेट प्रोसेस है, काफी सारी चीजें आती हैं। इस वीडियो में मैं सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा, आगे की कभी वीडियोस में बताऊंगा। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइकोलॉजिकल वर्क, हम कैसे बात कर रहे हैं पेशेंट से, हम पेशेंट के कौन से थॉट प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से उसके डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड को हम हैंडल कर रहे हैं, कब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, पेशेंट के सिम्टम, उसके थॉट्स, उसके बिलीव्स को किस तरह से वैलिडेट कर रहे हैं, मतलब सही ठहरा रहे हैं। पेशेंट के बिलीफ को सही ठहराने का मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको कहो सच में वो लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, सच में वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, बचो, चुपचाप अंदर बैठ जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, वो मारने आ रहे हैं तुम्हारे को, देखो सारी तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हटा दो यहाँ से, चले जाओ, बिल्कुल चुपचाप रजाई में बिल्कुल अंदर बंद होकर बैठ जाओ। बिलीफ को वैलिडेट करने का मतलब ये नहीं होता। बिलीफ को वैलिडेट करने का मतलब होता है कि पेशेंट जो सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, वो वैलिड है। कुछ तो देखा है उसने, उसकी बीमारी ने उसको कुछ तो दिखाया है, कुछ तो परसेप्शन है उसका जिसकी वजह से उसमें डिल्यूजन आया है, कुछ तो ब्रेन केमिकल या ब्रेन के जो भी न्यूरोकेमिस्ट्री है उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, जिस वजह से जो दिख रहा है वो उसमें यकीन ना करके कुछ और ही यकीन कर रहा है।
हमें ये परसेप्शन और बिलीफ के फर्क को क्रिएट करना होता है कि जो दिख रहा है उसे वैलिडेट किया जाए, जो उसका इंटरप्रिटेशन जो पेशेंट बना रहा है उसको क्वेश्चन किया जाए, उसके लिए पेशेंट को प्रॉम्प्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि कुछ और सोचो, ताकि नई इंटरप्रिटेशन के साथ पेशेंट अपने उस परसेप्शन को नए तरीके से समझ सके। तो परसेप्शन तो नेचुरल सी चीज है भाई। अगर कोई बाहर पार्क में घूमने गया है, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये तो एक सिंपल सा परसेप्शन है। हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पर मुझे क्या लगता है कि वो क्यों हंस रहे हैं या किस वजह से वो बात कर रहे हैं, कि वो मेरे ही बारे में बात हो रही है या किसी और बारे में बात हो रही है, इस बारे में खुद को करेक्ट ना कर पाना डिल्यूजन का कारण बनता है और ये अनशेकेबल बिलीफ बन जाता है। डिल्यूजन की डेफिनेशन में आता है अनशेकेबल बिलीफ, हिला नहीं सकते उसको, क्योंकि वो माने बैठा है उस चीज को। जब तक आप उसको आर्ग्यू करोगे, जब तक उसको गलत कहते रहोगे, जब तक उसको कहोगे कि तू गलत सोच रहा है, तेरे को वहम है, तब तक वो उस बिलीफ को होल्ड करके रखेगा। उसका अनशेकेबल बिलीफ कहीं ना कहीं इस वजह से होता है क्योंकि उसको आर्ग्यू किया जा रहा है, उसको नकारा जा रहा है। तो एक तरीके का संघर्ष चलता रहता है बाहर की दुनिया में और पेशेंट की अपनी सोच में। तो हमें इसके बीच में एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, किसी तरह से पेशेंट को वैलिडेट करना है कि ठीक है, तुमने जो देखा समझ में आता है, क्या दिख रहा है बताओ। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर क्या तुम श्योर हो वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं? क्या कुछ और हो सकता है कि वो कुछ और बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं? क्या तुमने ऐसा कुछ सुना जिससे तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कुछ और टॉपिक पर बातें कर रहे हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे रीजनिंग प्रोसेसेस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे आइडियाज, लॉजिक लगा के कहीं ना कहीं पेशेंट को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो उस डिल्यूजन से हटके कुछ और सोचना शुरू करे। हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे पेशेंट्स कॉग्निटिव थेरेपी पे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते, और ये कोई ऐसा कोई रामबाण वाली चीज़ नहीं है कि बस ये दे दिया तो पेशेंट का डिल्यूजन दूर हो ही जाएगा। कई मामलों में ये सक्सेसफुल नहीं होती। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कितनी रही है, कितना लंबे टाइम से उसको ये डिल्यूजन रहा है, कितने टाइम तक उसका इलाज बिल्कुल नहीं मिल पाया है, कितना रिजिड उसका बिलीफ हो गया है, कितना यंग एज में उसको ये डिल्यूजन आया था, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, बाकी के लोग उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सप्रेस्ड इमोशनैलिटी कितनी रहती है। एक्सप्रेस्ड इमोशनैलिटी मतलब गुस्सा, ताने देने वाली आदतें कितनी है फैमिली में, पेशेंट ठीक से ट्रीटमेंट लेता है या नहीं लेता है, दवाइयों से कितना स्टेबल है, पेशेंट की अपने पर्सनैलिटी, आईक्यू, इन सब पे भी डिपेंड करता है। आईक्यू एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया से रिकवरी में, क्योंकि हाई आईक्यू मतलब एक अच्छा खासा आईक्यू जहाँ पेशेंट का इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में या उसकी इंटेंसिटी कम रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सारे रिसर्चेज में ऐसा निकल के आया है। हालांकि कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च आती रहती है, पर फिर भी ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं इस बात में। तो बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से या तो कॉग्निटिव थेरेपी काम कर जाती है या नहीं करती है। तो इसलिए हर पेशेंट पर अप्लाई करें, काम कर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करके इस बारे में बेटर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पेशेंट को किस बिहेवियर या किस थॉट के लिए थेरेपी दी जाए और कौन सी चीज़ें जो है वो दवाई से ही दूर होंगी या दवाई से ही जैसे जितना मैनेज हो गया है उतना ही रहेगा। हालांकि हम बिल्कुल होपलेस नहीं होते, हम कोशिश पूरा करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी सिम्टम्स को हम किसी ना किसी थेरेपी से अगर हैंडल कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। पर काफ़ी हद तक ये शुरुआती लेवल पर तो ट्रायल एंड एरर अप्रोच होती है, पर जितना ज़्यादा एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा उसका कन्विक्शन होगा, जितना ज़्यादा उसको अलग अलग पेशेंट्स के साथ काम करने का अनुभव होगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स वो कई तरह से ले आएगा। जितने भी क्रोनिक केसेस होते हैं, कई कई सालों तक डिल्यूजन्स बने रहते हैं, चाहे वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो या चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हो, इन सब में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वर्क करना पेशेंट के लिए ज़रूरी हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स सीखें। इसीलिए बिल्कुल हेल्पलेस होकर कि बस दवाइयाँ हैं तो और कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह से दवाइयों पर ही सिर्फ निर्भर रहने की बजाय अपने बिहेवियर्स, अपने थॉट्स और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर फोकस करें, उसको इम्प्रोवाइज करें, इम्प्रूव करें उसे, ताकि बेटर तरह से आप पेशेंट के साथ रिलेट कर पाएँ, एक कनेक्शन बना पाएँ
और इस कनेक्शन की हेल्प से पेशेंट के साथ जब आपका रेपो अच्छा होगा, पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, पेशेंट आपसे छोटी छोटी बात पर लड़ेगा नहीं, बहस नहीं करेगा, उसको आपके साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में प्लेजेंट फील होगा, अच्छा लगेगा, तो धीरे धीरे वो आपकी बातें ग्रैस्प करेगा। वो आपका वही लॉजिक जो आज से आप कुछ टाइम पहले देते थे वो नहीं समझता था, अब वो वही लॉजिक समझने लग जाएगा। तो जो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो होता है पेशेंट की कंडीशन को वैलिडेट करना, उसकी बातें सुनना, समझना और फिर उसको एंकरेज करना कि वो एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव बनाकर उसको देखे, समझे, जाने और खुद ही अपने बिलीफ को वो चेंज कर लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। बस उसे मोटिवेट करना, एंकरेज करना जरूरी है कि वो तोले दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को आपस में पहले देखे, जाने और फिर उनको तोले, आपस में इवेल्युएट करे। धीरे 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 वो इससे बाहर आ जाता है। कई मामलों में जैसा बताया आ जाता है और बहुत से लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है इस तरह से। इसलिए कॉग्निटिव थेरेपी या पूरे तौर पे कहूं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज में लाएं, इसको समझें, सीखें और ज्यादा इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। पेशेंट शायद खुद नहीं लाएगा अपने लिए, पेशेंट खुद भी अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, मतलब डिप्रेशन ओसीडी के पेशेंट खुद ही अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, पर ना के बराबर ऐसे केसेस हैं जहां पर डिल्यूजनल पेशेंट होगा तो वो खुद अपनी थेरेपी लेने जाएगा, ना के बराबर केस होंगे। इसलिए फैमिली मेंबर्स को इनिशिएटिव लेना जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि एक डिस्क्लेमर के तौर पे बताया था कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप एक करने लगेंगे काम कर जाएगा, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है, ये जो पूरी डिस्कशन है केस की, ये सिर्फ एक आइडिया है, ये सिर्फ एक आपको एक झलक दी है, एक एग्जाम्पल बताया है कि कैसे डिल्यूजन्स के एक्सपीरियंसेस को हैंडल किया जा सकता है, उनको मैनेज किया जा सकता है, ताकि घर में शांति का माहौल बने, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एम्पावर हों, खुद अपनी मदद कर पाएं, पेशेंट की मदद कर पाएं, दवाइयों से हटके कोई अलग तरीके इस्तेमाल में ला पाएं और एक नई उम्मीद के साथ एक बेटर अप्रोच की तरफ बढ़ के वो खुद की और पेशेंट की हेल्प कर पाएं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। दोनों पार्ट्स पसंद आए हो, वीडियोस को लाइक कर लेना और लोगों से शेयर कर लेना। इस तरह की वीडियोस और आप देखते रहिएगा, और भी लाता रहूंगा, और भी चीजें समझाता रहूंगा, सीबीटी को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज बताऊं, पर हर वीडियो के साथ एक बड़ा डिस्क्लेमर है कि खुद सीबीटी करने से आपको बचना होगा, कि खुद ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप थेरेपी करने लगे, इससे थोड़ा बच के रहें। क्योंकि एक तो डिसऑर्डर बहुत अलग है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर अलग टाइप का डिसऑर्डर है, ये साइकोटिक है, वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं। यूट्यूब की वीडियोस को कोई मैनुअल की तरह ना लें कि बस डॉक्टर ने बता दिया, करेंगे, हो जाएगा। अपनी आदत ना बिगाड़ें, जैसे कि दूसरे डॉक्टरों ने आपकी बिगाड़ रखी हैं। दवाइयां तक बता देते हैं कई डॉक्टर यूट्यूब पे, और बहुत पेशेंट्स का देखने में आता है, उनको नुकसान हो जाता है इससे। बस एक आइडिया लें, एक समझ लें कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया जा सकता है, और उसको बेटर तरह से सीखने के लिए अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।